हमारा अगला टॉपिक है दक्षिण भारत में उपन्यास। तो दक्षिण भारत में उपन्यास औपनिवेशिक काल के दौरान ही लिखे जाने लगे थे। ऐसे उपन्यास में मालाबार के उपन्यायाधीश ओ चंदू मेनन, बेंजामिन डिज़रायली के उपन्यास हेनरी एटा टेम्पल का मलयालम में अनुवाद हुआ। इसके पश्चात इंदुलेखा नामक उपन्यास 1889 में प्रकाशित किया गया। यह मलयालम भाषा में लिखा गया था। इंदुलेखा मलयालम भाषा में लिखा गया उपन्यास था, पहला उपन्यास था। और कांडुपुरी वीरेशलिंगम ने ओलिवर गोल्ड स्मिथ के विकार और वेकफील्ड का तेलुगु में अनुवाद किया, किंतु उसमें परिवर्तन किया गया और 1878 में राजशेखर चरितम लिखा गया। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हिंदी में उपन्यास। तो उत्तरी भारत में आधुनिक हिंदी साहित्य के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी मंडली के कवियों और लेखकों को दूसरी भाषा में पुनर्रचना करने तथा अनुवाद करने को उत्साहित किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि अपने साथ के कवियों और लेखकों द्वारा अन्य भाषाओं में उपन्यास लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्हीं की प्रेरणा से उपन्यासों को अंग्रेजी या बंगाली से हिंदी भाषा में रूपांतरित किया गया। श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, वो पहला उपन्यास माना जाता है। 1882 में प्रकाशित हुआ था। यह नए उभरते मध्य वर्गों की आंतरिक दुनिया को दर्शाता है। हिंदी उपन्यास का पाठक वर्ग देवकी नंदन खत्री के लेखन से उत्पन्न हुआ। उनका बेस्ट सेलर चंद्रकांता संतति फंतासी के तत्वों से बुना हुआ रोमानी उपन्यास। इसका देवकी नंदन खत्री का रोमानी यानी तिलस्मी, इसमें जादुई चीज़ें, काल्पनिक चीज़ें अधिक हैं, तो ये रोमानी कहा जाता है जिसमें अत्यधिक काल्पनिक चीज़ें भरी गई हो। तो चंद्रकांता संतति जो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया, इससे हिंदी का एक नया उपन्यास पाठक वर्ग सामने आया और इस उपन्यास ने उस समय के शिक्षित वर्गों में हिंदी भाषा और नागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कौन सा उपन्यास बच्चों? देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता संतति ने देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाया। प्रेमचंद्र के लेखन के साथ ही हिंदी उपन्यास में उत्कृष्टता आ गई। प्रेमचंद के कई उपन्यासों को आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनके उपन्यास बहुत ही सरल सीधी भाषा में यथार्थ पर लिखे गए उपन्यास हैं। सामाजिक यथार्थ घटनाओं पर लिखे गए उपन्यास हैं तथा उर्दू दोनों भाषाओं में इनका प्रभाव अच्छा रहा। मतलब ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अपना उपन्यास लेखन का कार्य करते थे। आलोचकों का मानना है कि वर्ष 1916 में प्रकाशित सेवा सदन ने हिंदी उपन्यास को फंतासी, उपदेश और सरल मनोरंजन के दायरे से उठाकर सामान्य लोगों की जिंदगी और सामाजिक सरोकारों पर विचार करने वाली विधा बना दिया। उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यासकारों में
मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि, गोदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि इत्यादि शामिल है। अब है उड़ीसा और असम में उपन्यास। तो असम में सबसे पहले उपन्यास मिशनरियों ने लिखे। जो ईसाई मिशनरी प्रचारक होते थे ईसाई धर्म के, उन्होंने उपन्यास लिखे, जिनमें से करुणाओं फूलमणि का बंगाली में अनुवाद किया गया। रजनीकांता वारदोलई में असम में मनोमती 1900 के नाम से पहला ऐतिहासिक उपन्यास लिखा गया। उड़ीसा के उपन्यासकार रामशंकर राय ने सौदामिनी और फकीर मोहन ने 6 माड़व 8 गुंठो नामक उपन्यास की रचना की। अब है बंगाल में उपन्यास। तो 19वीं सदी में बंगाल में उपन्यास 2 रूपों में प्रचलित हुआ। पहला प्राचीन था, जिसमें किरदार, घटनाएं और प्रेम कहानियां ऐतिहासिक थीं। तब प्राचीन ढर्रे पर ही एक वर्ग उपन्यास लिखता था, जिसमें क्या होता था, किरदार, घटनाएं और प्रेम कहानियां होती थी। दूसरा उपन्यास समसामयिक मतलब तत्कालीन समाज पर, महिलाओं की घरेलू परिस्थितियों पर केंद्रित था। तब जिस समय भी रचना की जा रही हो, उस समय की जो ज्वलंत घटनाएं होती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, तो उस पर जो रचनाएं की जाती हैं उसे समसामयिक कहा जाता है। तो समसामयिक घरेलू परिस्थितियों पर केंद्रित था महिलाओं की। इसके अतिरिक्त कबीर लारय काव्य प्रतियोगिताएं, संगीत पार्टी और नृत्य प्रदर्शन शामिल थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में प्रकाशित हुआ, जिसके साथ बंगाली उपन्यास ने अपनी संस्कृत सुधार की भाषा के लिए उत्कृष्टता प्राप्त की। उनका उपन्यास आनंद मठ 1882 राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपन्यास लेखन के विषय में परिवर्तन समयानुसार होता गया और विभिन्न वर्ग के पाठकों के लिए विभिन्न प्रकार के उपन्यासों की रचना की गई, यानी विभिन्न विषयों पर उपन्यास लिखे गए। अगला टॉपिक हमारा है औपनिवेशिक काल में उपन्यास। तो भारत में औपनिवेशिक काल में चंदू मेनन, प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे महान लेखकों ने अपने क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के विषय में लिखा था। औपनिवेशिक शासकों ने देशी उपन्यासों को देशी जीवन और रीति रिवाजों के विषय में जानकारी का एक बहुमूल्य स्रोत पाया, क्योंकि ये उपन्यास हमेशा घरेलू जीवन का वर्णन करते थे। भारतीय भाषाओं में लिखे गए उपन्यासों में गृहस्थी का बहुत कम ही वर्णन मिलता था, जिसमें लोगों के पहनावे, पूजा पाठ, विश्वास आदि का सहज रूप में पता चलता था। ऐसी किताबों का ब्रितानी प्रशासन या ईसाई मिशनरी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। भारतीयों ने इस उपन्यास का एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रयोग किया था, जिसने आलोचना की कि उन्होंने अपने समाज में दोषों के विषय में क्या सोचा और क्या उपाय सुझाए। उपन्यासों ने अतीत के साथ संबंध स्थापित करने में भी मदद की। उनमें से कई ने रोमांचकारी कहानियाँ और गुप्त योजनाएं कहीं जो अतीत में स्थापित हैं। अतीत के माध्यम से स्थानीय भाषा के उपन्यासों ने राष्ट्रीय अभिमान और उनके पाठकों के बीच संबंधों की भावना पैदा की। तो सुधार का संदेश 1899 में गुलाबड़ी वेंकटराव द्वारा लिखित एक कन्नड़ उपन्यास इंदिरा बाई जैसे उपन्यास महिलाओं की शिक्षा,
विधवाओं की दुर्दशा और लड़कियों के शुरुआती विवाह जैसे सामाजिक सुधार का एक स्पष्ट संदेश था। तमिल में सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार आर कृष्णमूर्ति थे, जिन्होंने कलम नाम कल्कि के तहत लिखा था और व्यापक रूप से तमिल पत्रिकाओं आनंद किक्षण और कल्कि के संपादक थे। अगला टॉपिक है आधुनिक बनने की समस्या। हमारा अगला टॉपिक क्या है? आधुनिक बनने की समस्या। तो काल्पनिक कहानियाँ होने के पश्चात भी उपन्यास कभी कभी अपने पाठकों से उनके असली संसार के विषय में बातें करते थे। सामाजिक उपन्यासकार अक्सर नायकों और नायिकाओं को आदर्श गुणों के साथ बनाते थे और उनके पाठकों की प्रशंसा और अनुकरण करते थे। परंपरा को खारिज किए बिना आधुनिक कैसे हो सकता है और किसी की पहचान खोए बिना पश्चिम से आने वाले विचारों को कैसे स्वीकार किया जाए। चंदू मेनन ने इंदुलेखा, उसी नाम के उनके उपन्यास में नायिका और आदर्श पात्रों के रूप में माधवन उपन्यास का नायक जो था चंदू मेनन के, वह था माधवन और नायिका कौन थी? इंदुलेखा। उपन्यास की नायिका इंदुलेखा और नायक माधवन। किसके उपन्यास की? चंदू मेनन के। चित्रित किया था और माधवन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नायर वर्ग का व्यक्ति था और नायर दक्षिण भारत में नायर उच्च वर्गीय माना जाता था। माधवन उच्च कोटि का संस्कृत का ज्ञाता भी था। वह पश्चिमी संस्कृति के कपड़े पहनता था, लेकिन नायर रीति रिवाज के अनुसार लंबी चुटिया भी रखता था। और नायिका जो इंदुलेखा नायिका थी, लुभावने सौंदर्य, उच्च बौद्धिक क्षमता और कलात्मक प्रतिभाशाली थी। तो इंदुलेखा क्या थी? सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने वाली, उच्च बौद्धिक क्षमता वाली और कलात्मक प्रतिभाशाली थी। इंदुलेखा को अंग्रेजी व संस्कृत का भी ज्ञान था। इंदुलेखा और माधवन ने पाठकों को दिखाया कि कैसे एक आदर्श संयोजन में भारतीय और विदेशी जीवन शैली को एक साथ लाया जा सकता है। तो चंदू मेनन द्वारा दोनों शैलियों के मिश्रण पर प्रकाश डाला गया। पाठ का आनंद। अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? पाठ का आनंद। मुद्रित पुस्तकों के संचालन ने लोगों को स्वयं को नए तरीके से मनोरंजन करने की अनुमति दे दी। इसके पहले लोग क्या करते थे? विभिन्न प्रकार के खेल जैसे ताश है, चौसर है, पशुओं को लड़ाना है, ये सब मनोरंजन के साधनों में प्रयुक्त किया करते थे। लेकिन जैसे ही मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ, मुद्रित पुस्तकों का संचालन प्रारंभ हुआ, लोगों को स्वयं को नए तरीके से मनोरंजन करने की अनुमति मिल गई और अन्य भाषाओं के अनुवाद, चित्र, पुस्तक, समकालीन घटनाएं, कहानियाँ, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और लोकप्रिय गीत, इन सभी ने नए प्रकार के मनोरंजन की प्रस्तुति की। जैसा कि आजकल मोबाइल के विभिन्न ऐप द्वारा विभिन्न भारत के ही विभिन्न संस्कृतियों से हम परिचित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय पाठक वर्ग इन पुस्तकों द्वारा विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होता था, आह्लादित होता था, यानी पुस्तकें उसके मनोरंजन का साधन थी। प्रिंट की इस नई संस्कृति से उपन्यास शीघ्र ही अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। उपन्यासों की सहायता से लोगों ने चुप रहकर पढ़ना सीखा।
पहले क्या होता था हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली में कि लोग बोल करके चिल्ला करके ऊंची आवाज़ में पढ़ा करते थे। अब क्या हुआ, लोगों ने गुपचुप पढ़ना सीखा। किसके द्वारा? उपन्यासों के द्वारा, क्योंकि गुपचुप पढ़ने से ही आनंद आता था। उपन्यास के काल्पनिक किरदारों से पाठक वर्ग का रिश्ता जुड़ता था, जो आत्मिक होता था, काल्पनिक होता था, किंतु भावनात्मक होता था। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक लिखित ग्रंथों को हमेशा बहुत से लोगों द्वारा सुने जाने के कारण जोर से पढ़ा जाता था। सामान्यतः उपन्यास अकेले ही पढ़ा जाता था, साथ ही मित्रों या रिश्तेदारों के साथ सार्वजनिक रूप से पढ़कर आनंद लिया जा सकता था। अगला टॉपिक हमारा महिला और उपन्यास। तो पहले के समय में कई लोग पाठकों पर उपन्यास के प्रभावों को लेकर चिंतित थे। महिलाओं और बच्चों को अक्सर समझाया जाता था क्योंकि वे शीघ्र ही इनसे प्रभावित हो जाते थे। यानी जो काल्पनिक किरदार होते थे, रोमांचकारी किरदार होते थे, उनसे महिला और बच्चे अत्यधिक प्रभावित हो जाते थे। इसलिए शुरू में क्या हुआ कि कई पाठकों को उपन्यासों के प्रभावों को लेकर के चिंतित होना पड़ा और महिलाओं ने भी उपन्यास लिखना प्रारंभ कर दिया। कुछ महिला लेखकों ने कविताएं, निबंध, लघु कथाएं तथा आत्मकथाएं लिखी, जिनमें महिलाओं के विषय में लिखा है। इन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों की दुनिया को परिवर्तित कर दिया। इसने उपन्यास ने। अगला है रुकैया हुसैन। इनके विषय में हम पिछले चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को बता चुके हैं। कलकत्ता की रुकैया हुसैन एक समाज सुधारक थी और इन्होंने 1905 में सुल्ताना का स्वप्न, एक प्रसिद्ध व्यंग्यपूर्ण कल्पना लिखी थी। उसी दौर में बच्चों, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था और पूरे देश में इसके खिलाफ विद्रोह का वातावरण व्याप्त हो गया था और अंततः ब्रिटिश कंपनी सरकार को इसे रद्द करना पड़ा और 1911 में बंगाल का एकीकरण कर दिया गया और 1912 में बंगाल से दिल्ली को राजधानी बना दी गई। तो उनके उपन्यास इसी दौर में, रुकैया बेगम ने इसी दौर में एक उपन्यास लिखा और 1905 में सुल्ताना का स्वप्न, एक प्रसिद्ध व्यंग्यपूर्ण कल्पना लिखी थी। उनके उपन्यास पद्मराग में भी महिलाओं को स्वयं फैसला लेकर अपनी स्थिति सुधारने का वर्णन किया गया। यानी रुकैया बेगम जो थी वह स्वतंत्र विचारधारा की महिला थी। वह महिलाओं को चारदीवारी में कैद जो किया गया था उसके खिलाफ थी और यह चाहती थी कि महिलाएं भी स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करें, उनकी स्थिति में सुधार आए। अन्य महिला लेखक, ईसाई धर्म प्रचारक और बंगाली के शायर। पहले उपन्यास करुणा ओ फूलमणि 1852 की लेखिका हाना मुलेंस, क्या नाम था? हाना मुलेंस। किताब का नाम करुणा ओ फूलमणि। पाठकों को बताती हैं कि वे लेखन कार्य गुप्त रूप से करती थी। 20वीं सदी की शैलबाला घोष लेखन कार्य स्वतंत्र होकर करती थी। यहाँ पर क्या 19वीं 1852 यानी 19वीं सदी में फूलमणि क्या करती थी? छुप छुप करके लिखा करती थी। और वही 20वीं सदी आते आते महिला वर्ग में इतना परिवर्तन हो गया कि शैलबाला घोष ने स्वतंत्र रूप से लिखना शुरू किया क्योंकि उन्हें अपने पति का संरक्षण प्राप्त था। तो लोगों के विचार, पुरुष वर्ग के भी विचार बदलने लगे और पुरुषों के समर्थन से ही महिलाओं ने स्वतंत्र होकर के लिखना शुरू किया। अब है अगला टॉपिक हमारा जाति प्रथा
निम्न जातियाँ और अल्पसंख्यकों का चित्रण करने वाले उपन्यास। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में जाति प्रथा जो थी वह एक भयंकर बुराई थी, और जाति प्रथा को ही उभार कर अंग्रेज़ों ने एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाया और उसका लाभ उठाया। जब हमारे समाज सुधारकों को ऐसा लगा, अंग्रेज़ों के मंशा को हमारे समाज सुधारक जब भाप गए, तो समाज सुधारकों द्वारा अपने धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और धर्म परिवर्तन करने वालों को पुनः अपने धर्म में लाए जाने का प्रयास किया गया। तो ये सब जातिवाद के कारण ही थे कि अल्पसंख्यक वर्ग ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हो रहा था। तो ये केवल समाज सुधारकों द्वारा ही कदम नहीं उठाया गया, बल्कि लेखकों द्वारा भी इस पर प्रकाश डाला गया। कुछ उपन्यासों ने उजागर किया कि कैसे अमीर व उच्च जातियों द्वारा निचली जातियों का शोषण किया जाता रहा है। हाना मुलेंस ईसाई मिशनरी और बंगाल के पहले उपन्यास करुणा ओ फूलमणि की लेखिका है। उन्होंने अपने पाठकों को बताया कि वे गुप्त रूप से लिखती थी। ऐसी ही एक 20वीं शताब्दी की लेखिका शैलबाला घोष थी, जो अपने पति की सहायता से लिख पाई थी। उनके अधिकांश काम पिछले अतीत की किताबों के बजाय अपने स्वयं के निजी अनुभव पर आधारित होते थे। अगले हैं कैरेक्टर राजा रवि वर्मा 1848 से 1906 ईस्वी। ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। वह अपने समय के सबसे बड़े तेल चित्रकार थे। ऑयल पेंट आप लोग करती हैं, आप लोगों को पता है। तो हिंदी में अक्सर आप लोग इंग्लिश में ही बोलती हैं ऑयल पेंट। तो ऑयल पेंट क्या होता है? ऑयल मीन्स तेल, चित्रकार पेंटर्स मीन्स चित्रकार। तो ये ऑयल पेंटिंग किया करते थे। मालाबार सौंदर्य उनके प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। तो राजा रवि वर्मा का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वह है मालाबार। अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्र और उसका इतिहास। क्या है बच्चों? राष्ट्र और उसका इतिहास। तो भारत के नए प्रशासक और बुद्धिजीवियों ने अतीत की एक नई राय मांगी थी। बंगाल में कई ऐतिहासिक उपन्यासों में मराठों और राजपूतों के विषय में लिखा गया था। इन उपन्यासों ने अखिल भारतीयता से संबंधित भावना उत्पन्न की। इस तरह का बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास भूदेव मुखोपाध्याय द्वारा कृत अंगुरिया विनिमय था। कल्पित राष्ट्र का उपन्यास इतना शक्तिशाली था कि उससे वास्तविक राजनीतिक आंदोलन प्रेरित हुए। अर्थात जो उपन्यास कल्पना के आधार पर लिखा गया था, उस उपन्यास से प्रेरणा पा करके जनता में राष्ट्रीय आंदोलन की भावना जो है बढ़ती चली गई और राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में उपन्यास ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला टॉपिक हमारा है उपन्यास चेम्मिन और चुमाना दूदी। क्या है? उपन्यास चेम्मिन और चुमाना दूदी। तो उपन्यास चेम्मिन तकसी शिवशंकर पिल्लै ने लिखा था। चेम्मिन तकसी शिवशंकर पिल्लै जो दक्षिण भारतीय उपन्यासकार हैं ने लिखा था, जो केरल में मछली पकड़ने वाले समुदाय पर आधारित है। यह उपन्यास किस पर आधारित है? केरल में मछली पकड़ने वालों पर लिखा गया उपन्यास है। किसने लिखा है बच्चों? शिवशंकर पिल्लै ने लिखा है। 1912 से 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन लेखन वर्ष है। और चेम्मिन तकसी उपन्यास का नाम है। इसी नाम से
एक फिल्म बनाई गई जिसका निर्देशन रामो करयात ने किया। चोमाना दूदी एक कन्नड़ उपन्यास है। चेम्मिन तक्सी कौन सा उपन्यास है? मलयालम है। केरल में मलयालम बोली जाती है। और चोमाना दुद्दी कन्नड़ उपन्यास है जिसके लेखक शिवराम कारंत हैं। इसी उपन्यास पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया गया जिसके निर्देशक B.V. कारंत थे। तो बाद में जो उपन्यास लिखे गए उस पर आधारित फिल्मों का निर्माण भी किया गया, क्योंकि ये सामाजिक समस्याओं पर लिखे गए उपन्यास थे और इन्हें पब्लिक बहुत ही चाव से पढ़ती थी। तो इसीलिए इसकी प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इस पर पिक्चर बनाई गई। उपन्यास और राष्ट्र का निर्माण। तो उपन्यास किस प्रकार राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत हम इस पर विचार करेंगे। बच्चों, प्रेमचंद के उपन्यासों ने, प्रेमचंद का उपन्यास आपने गबन पढ़ा होगा, गोदान, और बहुत सारे इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर उपन्यास की रचना की है। इनके हर उपन्यास एक से बढ़ कर के एक हैं। तो इनके उपन्यास जो हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों ने एक समान राष्ट्र से संबंधित भावना को लोकप्रिय बना दिया और इनके किरदार जो होते हैं देशभक्ति, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं, क्योंकि वे समाज के सभी स्तरों से प्राप्त सभी प्रकार के शक्तिशाली पात्रों से भरे थे। तब एक वर्ग का पात्र इनके उपन्यास में नहीं होता है, बल्कि समाज के सभी वर्गों का ये अपने पात्रों के माध्यम से चित्रण करते हैं। उनके उपन्यासों में अभिजात वर्ग और जमींदार वर्ग और मध्यम स्तर के किसान, भूमिहीन श्रमिक तथा मध्यम वर्ग के पेशेवर लोगों का वर्णन किया गया है। किसके? प्रेमचंद के उपन्यासों में। इनके उपन्यासों में महिलाओं का शक्तिशाली व्यक्तित्व भी दिखाया गया है, जैसा कि आप निर्मला उपन्यास में देख सकती हैं। और उन्हें निम्न जाति की हैं, मतलब व्यक्तित्व को जो दिखाया गया है विशेषकर उन्हें निम्न जाति की हैं उपन्यासों में। प्रेमचंद जी ने प्राचीन इतिहास के उदासीन जुनून को खारिज कर दिया। इसके अतिरिक्त उनके उपन्यास लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक समुदाय बनाकर भविष्य की ओर देखते हैं। अगला है रंगभूमि। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास। रंगभूमि का नायक सूरदास अछूत जाति का एक अंधा भिखारी है। रंगभूमि का नायक कौन है? सूरदास है, जो किस जाति का है? अछूत जाति का है और एक अंधा भिखारी है। उपन्यास के हीरो के रूप में इस तरह के एक व्यक्ति को चुनने का कार्य महत्वपूर्ण है। और गोदान, जो दूसरा मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है, गोदान का प्रकाशन 1936 में किया गया। यह उपन्यास एक किसान दंपत्ति होरी और उसकी पत्नी धनिया की कहानी को बताता है। जमींदार, महाजन और औपनिवेशिक नौकरशाही उन्हें अपने जाल में फंसाकर भूमिहीन मजदूर बना देते हैं। तो मतलब उस समय किस तरह से भू राजस्व के अंतर्गत किसानों की ज़मीनें जब्त की जाती थी, ये गोदान के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने इसको समझाने का प्रयास किया है, इसको समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। तो यह भारतीय किसानों का महाकाव्य है गोदान। यह प्रेमचंद्र जी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ
जी के शुरुआती उपन्यास ऐतिहासिक थे, परंतु बाद में वे घरेलू संबंधों, महिलाओं की स्थिति और राष्ट्रवाद के विषय में कहानियाँ लिखने लगे थे। उन्होंने मुख्य रूप से महिलाओं की स्थिति और राष्ट्रवाद पर लिखा है। इन दोनों का वर्णन घरे बायरे 1916 में किया गया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद वर्ष 1919 में द होम एंड द वर्ल्ड के नाम से किया गया। घरे बायरे का अंग्रेजी में अनुवाद होम एंड द वर्ल्ड के नाम से किया गया 1919 में। टैगोर जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को भी दर्शाया। उनके उपन्यास इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि वे हमें स्त्री पुरुष संबंध और राष्ट्रवाद दोनों के विषय में पुनः सोचने को बाध्य कर देते हैं। अर्थात इन्होंने राष्ट्रवादी भावना के विकास के लिए महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया, महिलाओं के योगदान को दर्शाया और निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि उपन्यास पश्चिम और भारत दोनों के विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए। 20वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ कि उपन्यास पश्चिमी और भारत यानी यूरोप और एशिया दोनों के विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए। प्रिंट तकनीक के विकास से उपन्यासों का दुनिया भर में विस्तार हुआ। उपन्यास उन लोगों के जीवन पर केंद्रित है जो साक्षर और मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा अज्ञात थे। उपन्यासों से विभिन्न समुदायों के लोगों को साझा करने की भावना उत्पन्न होती है। हमने प्रेमचंद के लेखन और अन्य उपन्यासकारों के कार्यों में भी इन पहलुओं को देखा। तो बच्चों, इस प्रकार उपन्यास जो है इसके माध्यम से लोगों के विचारों में परिवर्तन आया। लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया और पाठकों के मनोदशाओं को देखते हुए उपन्यासकारों ने अपने उपन्यास लेखनी को विभिन्न विषयों पर चलाया, जिनमें महिलाओं की स्थिति, जाति प्रथा, अल्पसंख्यकों एवं निम्न जातियों और राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम की भावना पर लिखे गए उपन्यास विशेष प्रसिद्ध हुए। आज भी हमारे समाज में उपन्यास को बड़े ही चाव से पढ़ा एवं लिखा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि उपन्यास ने हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन लाया और उपन्यास जो है यह एक साहित्य की नवीन विधा है और उपन्यास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? मुद्रण संस्कृति ने दिया। अब इस चैप्टर के अंतर्गत जो कठिन वर्ड आए हैं उनके विषय में हम बता दे रहे हैं। भद्र समाज यानी कि ऊंची सामाजिक हैसियत रखने वाले लोग, जिसे कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग भी कहा जाता है। पत्रात्मक उपन्यास किसे कहते हैं? तो पत्रों की श्रृंखला के रूप में लिखा गया उपन्यास पत्रात्मक उपन्यास कहलाता है। धारावाहिक उपन्यास, जिसे आप लोग कहती हैं सीरियल देखती हैं, तो ऐसा उपन्यास जिसमें कहानी को किस्तों में छापा जाता है। किस्तों यानी छोटे छोटे खंड बना करके, तो उसे सीरियल से प्रस्तुत किया जाता है एक के बाद एक, इसीलिए इसे जो है धारावाहिक उपन्यास कहा जाता है या सीरियल कहा जाता है। यह प्रत्येक अंक के रूप में उपलब्ध होता है।
उपन्यास, जिसे नॉवेल कहते हैं। उपन्यास साहित्य की एक आधुनिक विधा है जो काल्पनिक चरित्रों और घटनाओं को साधारण रूप में प्रस्तुत करती है। लिखा जाता है कल्पना के द्वारा, लेकिन उसका विषय क्या होता है? घटनाएं जो होती हैं वह साधारण रूप से यथार्थ को प्रस्तुत करती हैं। जनभाषा, तो जनभाषा किसे कहते हैं? बोलचाल की सामान्य भाषा को जनभाषा कहते हैं। व्यंग, लेखन की वह पद्धति जिसमें चित्रकला, रेखांकन आदि के माध्यम से लेखन को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें समाज की आलोचना निहित होती है। जैसे आजकल क्या होता है, विभिन्न नेताओं के कार्टून्स बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। तो ये क्या है? व्यंग्यात्मक, उनके कार्यों का जो व्यंग्यात्मक पहलू होता है उस पर व्यंग्य कार्टून्स बनाए जाते हैं। तो पाश्चात्यीकरण, यूरोपीय लोगों की संस्कृति का बड़े स्तर पर अंधाधुंध अनुकरण पाश्चात्यीकरण कहलाता है। राष्ट्रवादी उपन्यास, ऐसा उपन्यास जिसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता, चेतना आदि से संबंधित तथ्यों को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, उसे राष्ट्रवादी उपन्यास कहते हैं। और इस प्रकार इसी के साथ ही यह चैप्टर यानी इतिहास समाप्त हुआ। भूगोल में भी हम 2-3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अगले वीडियो में हम नागरिक शास्त्र पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।